हेलो दोस्तों हम सॉल्व कर रहे थे एसएससी जीडी का प्रीवियस एग्ज़ाम जो कि 2019 में हुआ था। पिछले 3 पार्ट्स में हम कुल 18 क्वेश्चंस कर चुके हैं जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है और आज हम क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। इसमें बोला एक कंप्यूटर परीक्षा में 19 छात्रों के औसत अंक 74 हैं। बाद में ये पाया गया कि औसत गणना करते समय एक छात्र द्वारा प्राप्त अंक 56 के स्थान पर गलती से 65 के रूप में दर्ज किए गए थे। तो सही औसत अंक आपको निकालना है। अब देखो 19 छात्रों के औसत अंक कितने हैं? 74। तो इसका मतलब है कि 19 छात्रों के कुल अंक कितने रहे होंगे? टोटल मार्क्स जो रहे होंगे 19 छात्रों के वो कितने होंगे? 74 गुना 19। तो 74 को आप 19 से जब गुना करोगे तो ये आएगा आपके पास 1406। तो ये आएंगे 19 छात्रों के कुल अंक अगर औसत अंक आपके पास 74 है। अब देखो 56 के स्थान पर गलती से क्या लिख दिया? 65 लिख दिया। लिखना था 56, वहाँ लिख दिया 65। तो एक छात्र के अंक जो है वो गलत लिख दिए गए। तो कितना एक्स्ट्रा लिख दिया? 56 लिखना था, 65 लिख दिए। इसका मतलब 9 जो है वो एक्स्ट्रा हो गया, 9 अंक जो है वो एक्स्ट्रा हो गए। तो ये 1406 में से हमें क्या करना पड़ेगा? वो 9 जो है वो माइनस करना पड़ेंगे। तो 1406 में से जब आप 9 माइनस करोगे तो ये आएगा 1397। तो सही अंक क्या होंगे? 19 छात्रों के कुल अंक जो होंगे वो होंगे 1397 जो कि सही होंगे। ठीक है, अब इनका आपको क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला तो वही रहेगा, कुल अंक 1397 डिवाइड बाई कुल छात्र, वो 19 ही रहेंगे। ठीक है ना। तो 1397 को जब आप 19 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका 73.5। ठीक है, 73.5। तो ये आएगी आपकी जो सही औसत आएगा। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का वो सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है एक कार की चाल में 25% की वृद्धि होने पर वह समान दूरी तय करने में 24 मिनट कम समय लेती है। तो वास्तविक चाल से इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? अब देखो अगर स्पीड हम मान लें इसकी 100, जो उसकी रियल स्पीड है वो कितनी मान लेते हैं हम? 100। और बाद में क्या हुआ? 25% की वृद्धि होगी। तो देखो पहले स्पीड थी 100, 25% की वृद्धि जब हो जाएगी तो नई स्पीड क्या हो जाएगी? 125 हो जाएगी। क्योंकि 100 का 25% कितना होगा? 25 ही होगा। तो 100 + 25 125। अब स्पीड की रेशो बन गई 100 और 125। तो टाइम की रेशो क्या बन जाती है? स्पीड के अपोजिट हो जाती है। देखो स्पीड की रेशो अगर 100 है तो टाइम की रेशो 125 हो जाएगी। और अगर स्पीड की रेशो 125 है तो टाइम की रेशो क्या हो जाएगी? 100 हो जाएगी। देखो अगर स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा और स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा। ठीक है ना। अब देखो उसने बोला है वह समान दूरी तय करने में 24 मिनट कम समय लेती है। अब देखो अगर रेशो में बात की जाए तो रेशो में कितना डिफरेंस है टाइम का? 125 और 100 में कितना डिफरेंस है? 25 का। तो रेशो में तो 25 का अंतर है और एक्चुअल में कितना अंतर है? 24 मिनट का। तो इसका मतलब ये 25 रेशो किसके इक्वल होगी? 24 मिनट के। ठीक है ना। यहाँ से एक रेशो की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। एक रेशो की वैल्यू कितनी आएगी? 24/25 मिनट। ठीक है, आपको निकालना क्या है कि वास्तविक चाल से इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। अब देखो वास्तविक चाल मतलब रियल स्पीड। रियल स्पीड कितनी है कार की? रेशो में 100 है। और जब स्पीड जो है रेशो में 100 है तो टाइम कितना लग रहा है रेशो में? 125। तो इसका मतलब आपको 125 रेशो की वैल्यू निकालनी है। तो अगर एक रेशो की वैल्यू 24/25 है
तो 125 रेशो की वैल्यू कितनी आएगी? ये आएगी 24/25 गुना 125। ठीक है, अब 25 से ये 125 कट जाएगा, 5 आ जाएगा। 24 को 5 से जब गुना करोगे तो ये आ जाएगा आपका 120। 120 क्या? मिनट। और आपको बोला है टाइम आपको निकालना है घंटों में, तो 120 मिनट में कितने घंटे? 2 घंटे। तो इसका मतलब जब कार अपनी वास्तविक चाल से चलेगी तो वह उस दूरी को तय करने में कितना टाइम लेगी? 2 घंटे। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में बोला है कि 8,400 रुपये की एक धनराशि को ए और बी के बीच में इस प्रकार बांटा जाता है कि 15% वार्षिक ब्याज की दर पर ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 2 वर्ष के अंत में ए को मिलने वाली धनराशि 2 वर्ष के अंत में बी को मिलने वाली धनराशि के बराबर है। तो दी गई धनराशि में ए का हिस्सा कितना होगा? तो देखो सबसे पहले अगर हम ब्याज की बात करें तो ब्याज कैसे लग रहा है? 8 महीने बाद ब्याज लग रहा है। यहाँ लिखा है ना 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर, तो इसका मतलब ब्याज जो है हर 8 महीने के बाद लग रहा है। तो इस हिसाब से 2 वर्ष में ए को कितनी बार ब्याज लगा होगा? अब देखो 2 वर्ष में कितने महीने हो गए आपके पास? 24 महीने हो गए। अब हर 8 महीने के बाद ब्याज लग रहा है, तो 2 वर्ष में ए को कितनी बार ब्याज लगा होगा? 3 बार। ठीक है ना। 8 महीने में एक बार ब्याज लग रहा है, तो 24 महीने में कितनी बार लगेगा? 3 ही बार लगेगा ए को। और बी को 2 वर्ष। अब 2 वर्ष का मतलब क्या है? देखो ये 2 तो एज इट इज रहेंगे। 2/3 वर्ष को अगर हम महीनों में चेंज करें तो एक वर्ष में 12 महीने, तो 3 × 4 = 12, 4 × 2 = 8। तो 2/3 वर्ष का मतलब क्या हुआ? 2 वर्ष ये वाले और 8 महीने, क्योंकि 2/3 वर्ष को हमने महीनों में चेंज कर लिया। तो 2/3 वर्ष को आप महीनों में चेंज करोगे, कितने आएंगे महीने? 8 महीने आ जाएंगे। तो इसका मतलब 2/3 वर्ष का मतलब क्या हुआ? 2 वर्ष और 8 महीने। ठीक है ना। अब बताओ 2 वर्ष और 8 महीनों में बी को कितनी बार ब्याज लगेगा? देखो 2 वर्ष में तो 3 बार लग ही रहा है। अब आपको बताया कि 8 महीने में एक बार लग रहा है, तो इसका मतलब बी को एक बार और ज़्यादा ब्याज लगेगा ए के मुकाबले। तो 2 वर्ष और 8 महीनों में बी को कितनी बार ब्याज लगेगा? 4 बार ब्याज लगेगा। यहाँ तक बात आ गई आपको समझ में? अब देखो जो ब्याज की आपको दर दे रखी है वो क्या दे रखी है? 15% वार्षिक। मतलब 12 महीने में 15% ब्याज लग रहा है। ठीक है ना। पर आपको तो निकालना है 8 महीने में कितना प्रतिशत ब्याज लगा। ठीक है, तो देखो आगे कि 12 महीनों में कितने प्रतिशत ब्याज लग रहा है जी? 15% दिया ना उसने। 15% वार्षिक ब्याज की जो दर दे आपको दे के रखी है। तो यहां से अगर एक महीने का हमें ब्याज निकालना हो तो कितना आएगा? 15/12%। ठीक है। और आपको कितने महीने का निकालना है? 8 महीने का, क्योंकि ब्याज जो है हर 8 महीने के बाद लग रहा है। तो इसी तरह से 8 महीनों का कितना आ जाएगा ब्याज? 15/12 गुना 8%। ठीक है, इसको काटोगे आप। 4 से 12 कटेगा 3 आएगा, और 4 से 8 कटेगा 2 आएगा। 3 से ये 15 कट जाएगा तो 5 आ जाएगा। कुल मिला के बचा क्या? 5 × 2, तो कितना हो गया? 10%। इसका मतलब 8 महीने बाद कितना ब्याज लगेगा? 10%। आगे बात समझ आपको। अब 10% को जब आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे, बटे में चेंज करोगे, कितना आएगा?
10/100। 10 से 10 कट गई, कितना आ गया ये 1/10। अब देखो 1/10 का मतलब क्या है कि एक का शेयर 10 होगा और दूसरे का शेयर 10 + 1 11 होगा। ठीक है ना। अब 10 शेयर किसका होगा और 11 शेयर किसका होगा, ये कैसे डिसाइड होगा। अब देखो जितनी धनराशि ए को 2 वर्ष में मिली उतनी ही धनराशि बी को 2 वर्ष और 8 महीनों के बाद मिली। ऐसा लिखा है ना कि 2 वर्ष के अंत में ए को मिलने वाली धनराशि 2 सही 2/3 वर्ष के अंत में बी को मिलने वाली धनराशि ये बराबर है। तो इसका मतलब यही हुआ कि जितनी जितनी धनराशि ए को 2 वर्ष में मिली उतनी धनराशि बी को 2 सही 2/3 वर्ष यानी 2 वर्ष और 8 महीनों के बाद मिली। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब ए ने पैसे ज़्यादा लगाए होंगे, तभी उसको कम समय में ज़्यादा धनराशि मिल रही है। तो जो 11 रेशो होगी आपकी अमाउंट की, जो 11 रेशो होगी वो किसकी होगी, वो ए की होगी। और जो 10 रेशो होगी वो किसकी होगी, बी की। तो इसका मतलब ये है कि बी ने कितने पैसे लगाए थे रेशो में 10 और ए ने 11। ठीक है। और 10 और 11 टोटल कितने हो गए 21। तो 10 और 11 का सम जो है वो रेशो में कितना हो गया 21 हो गया। और 21 रेशो जो है आपको 8400 के इक्वल दे रखी है, क्योंकि कुल धनराशि दोनों ने मिलकर कितनी लगाई है 8400। तो यहां से एक रेशो की वैल्यू आएगी कितनी 400 रुपये। आपको निकालना है कि ए ने कितनी धनराशि लगाई थी। तो ए के धनराशि की रेशो कितनी है 11। तो एक रेशो की वैल्यू अगर 400 है तो 11 रेशो की वैल्यू कितनी होगी 400 × 11 रुपये। तो कितना आ जाएगा ये 4400 4400 रुपये। तो इसका मतलब ए ने कितने पैसे लगाए होंगे 4400 रुपये। तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का वो सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है एक वस्तु को 91 रुपये में बेचने पर सुधा को 30% का लाभ होता है। यदि वह इसे 78.75 रुपये में बेचती है तो उसकी हानि या फिर लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब देखो सुधा को प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट कितना है 30%। 30% का मतलब कितना है 30/100। 10 से 10 कट गई, कितना आ गया 3/10। तो ये 10 क्या होता है, ये तो होता है आपका कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, ये आपको बताया हुआ है। और 3 का प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 10 + 3, तो सेलिंग प्राइस हो गया आपका 13। अब ये 13 रेशियो जो है किसके इक्वल है 91 रुपये के, क्योंकि उसने बोला एक वस्तु को 91 रुपये में बेचने पर। तो 13 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 91 रुपये। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी 7 रुपये। 10 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी 7 × 10 यानी 70 रुपये। इसका मतलब वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, वस्तु कितने में खरीदी गई होगी 70 रुपये में। ठीक है ना। तो आगे बोला है यदि वे इसे 78.75 में बेचती है तो। अब देखो हमें ये तो पता चल गया कि वस्तु उसने कितने में खरीदी थी 70 रुपये में। अब दोबारा से उसको कितने में बेच रही है 78.75 रुपये में बेच रही है। इसका मतलब उसको फिर से प्रॉफिट हो रहा है, कितना हो रहा है 8.75 का उसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है ना। और आपको क्या निकालना है प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, जितना प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है 8.75 का डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस 70 था, गुना कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखो 8.75 को आपने लिखा 875, तो डेसिमल हटाओगे तो डिनोमिनेटर में 2 जीरो आ जाएंगी, गुना आ जाएगा ये
100। अब ये 100 से 100 तो कट गया, देखो यहाँ से इसको काट सकते हो आप, ये 5 से कट जाएगा, ये 5 एकम 5, 2 बचे, यहाँ बन गए 20, 5 का 20, इसको 5 से काट लो, 5 एकम 5, 3, 37 बन गए, 5 सत्ता 35, 2 बने 25, 5 पंजे 25। ठीक है, 7 से काट लो, 7 दूने 14, ये 7 से कट जाएगा, 7 दूने 14, 3 बचे 35 बने, 7 पंजे 35, तो कितना आ गया ये 25/2%। और इसको जब आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो आएगा 12 एंड 1/2, 12 सही 1/2%। तो इतने प्रतिशत का क्या होगा, उसको लाभ होगा। तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी भरी हुई टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकती है। ए और बी को 4 सही 1/2 घंटे के लिए खोला जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है, तो बोलता है सी अकेला इस टंकी को कितने घंटे में खाली कर देगा। अब देखो, जो पाइप ए है वो टंकी को कितने घंटे में भर देती है, 12 घंटे में, अगर उसको अकेले भरना हो तो। पाइप बी जो है टंकी को 18 घंटे में भर देती है, और पाइप सी है वो टंकी को खाली कर देती है 8 घंटे में। तो खाली कर रही है तो -8 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये भर रही है दोनों, सी खाली कर रही है इसलिए सी के साथ माइनस का साइन आएगा। अब 12, 18 और 8 का आपको क्या लेना है, एलसीएम। तो इनका एलसीएम जब करोगे ये आएगा आपके पास 72, 72 आ जाएगा। ये 72 का मतलब कि टंकी के कुल कितने पार्ट्स हैं, 72 पार्ट्स हैं। तो 72 पार्ट जब आपने भर दिए तो टंकी क्या होगी, भर गई। अब पाइप ए की एफिशिएंसी निकालते हैं। एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, कुल जितने पार्ट्स हैं टंकी के 72 पार्ट हैं, और पाइप ए जितने घंटे ले रही है, पाइप ए 12 घंटे ले रही है, तो 72/12, तो पाइप ए की जो एफिशिएंसी आएगी वो 6 आ जाएगी। 72/12 कितना होगा, 6 हो जाएगा। इसी तरह से पाइप बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 72/18, 4 आ जाएगा। और पाइप सी की -9 आ जाएगा, क्योंकि ये क्या कर रही है, खाली कर रही है। तो ये आ जाएंगी तीनों पाइप्स की एफिशिएंसी आ जाएगी। आगे बोला है कि ए और बी को 4.5 घंटे के लिए खोला जाता है। अब देखो, ए की एफिशिएंसी 6 आ गई, इसका मतलब ये है कि ए पाइप जो है 1 घंटे में 6 पार्ट जो है टंकी के भर सकती है, 1 घंटे में 6 पार्ट्स। बी की एफिशिएंसी 4 आने का मतलब है कि बी पाइप जो है 1 घंटे में टंकी के 4 पार्ट्स भर सकती है। और सी की एफिशिएंसी -9 आने का मतलब क्या है कि सी जो है 1 घंटे में -9 पार्ट जो है वो खाली कर सकती है। अब देखो, ए और बी को 4.5 घंटे के लिए खोला जाता है, तो ए और बी 1 घंटे में कितने पार्ट्स टंकी के भरेंगे, दोनों मिलकर 6 + 4 10 पार्ट भर देंगे। ठीक है ना, ए अगर 1 घंटे में 6 पार्ट्स भर रहा है, बी पाइप अगर 1 घंटे में 4 पार्ट भर रही है, तो ए और बी को अगर दोनों को छोड़ दिया जाए, दोनों पाइपें लगा दी जाएं, तो ए और बी दोनों पाइपें मिलके 1 घंटे में टंकी के कितने पार्ट भर देंगी, 6 + 4 10 पार्ट टंकी के भर दिए। अब ए और बी को कितने घंटे के लिए खोला गया, 4.5 घंटे के लिए। 4.5 घंटे का मतलब होता है 9/2 घंटे। तो 1 घंटे में वो 10 पार्ट भर रहे हैं टंकी के, तो 9/2 घंटे में कितने भरेंगे, 10 × 9/2, तो ये कट जाएगा, 5 आ जाएगा, और 9 को 5 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 45। इसका मतलब क्या है कि ए और बी पाइप दोनों ने 4.5 घंटे में कितने पार्ट्स भर दिए टंकी के, 45। टोटल पार्ट्स थे कितने, 72। तो 72 में से 45 क्या हो गए, भर गए। अब क्या हुआ, 45 पार्ट भरने के बाद ए और बी को बंद कर दिया गया, फिर सी को खोल दिया,
तो बोला सी जो है वो कितने घंटे में टंकी को खाली कर देगी। अब देखो सी की एफिशिएंसी कितनी है, -9। इसका मतलब है सी पाइप जो है 1 घंटे में 9 पार्ट खाली कर सकती है। तो सी अगर 1 घंटे में 9 पार्ट खाली कर रही है तो वो बताओ वो 45 पार्ट कितने घंटे में खाली कर देगी। तो सी 1 घंटे में 9 पार्ट खाली करती है, तो 45 पार्ट उसको खाली करने है, कितना टाइम लेगी वो, 5 घंटे। ठीक है, 9×5 = 45। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। ठीक है ना, यही पूछा था ना आपको क्वेश्चन में कि सी अकेला इस टंकी को कितने घंटे में खाली कर देगा। तो ए और बी ने मिल के 45 पार्ट्स जो थे वो भरे थे, तो सी पाइप को 45 पार्ट तो खाली करने थे, तो सी 1 घंटे में 9 पार्ट खाली करता है। सी पाइप जो है 1 घंटे में 9 पार्ट्स खाली कर देती है, तो 45 पार्ट्स कितने घंटे में खाली कर देगी वो, 5 घंटे में। ठीक है ना। तो आज के पार्ट में फ़िलहाल इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको बेनिफिशियल लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।